नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे क्लास 12th के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की। तो आइए बिना विलंब किए हम 2019-20 के इस क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करते हैं। इसके कौन से प्रश्न हैं, उनके क्या आंसर्स हैं, यहाँ पर हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, जिसमें लिखा गया है सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री। तो ये रेगनर फ्रिस थे। और पूर्ति निम्न में से किससे जुड़ी हुई है? तो समय अवधि और कीमत दोनों से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। उसके बाद में एकाधिकार बाजार क्या बच करता है? तो बाजार की प्रवृत्ति को बच करता है। एकाधिकार में एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है। और उसके बाद में चलते हैं स्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? तो उसे मूल्यह्रास कहते हैं। उसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अभावी मांग की दशा में रोजगार का स्तर क्या होगा? घटेगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन का संबंध है रिक्त स्थान की पूर्ति से। विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। उसके बाद में भुगतान संतुलन में व्यापार के दृश्य और अदृश्य मदों को शामिल किया जाता है। आयकर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। संसद में बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि जो बजट है वो भारत की जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया था और उनके सहयोगी रहे थे अनुराग ठाकुर। उसके बाद में मध्यमान होता है, वो L1 + L2/2, L1 लोअर लिमिट और L2 हायर लिमिट है। और दोनों का जो योग है उसका आधा, ये मध्यमान कहलाता है। उसके बाद में यहाँ है चाय और काफ़ी पूरक वस्तुएं नहीं है। देखिए, चाय और काफ़ी पूरक वस्तु नहीं, कैसी वस्तु? स्थापन वस्तु है। और पूरक नहीं है मतलब स्थापन है, इसलिए ये बात सत्य है। यहाँ पर कंफ्यूज जाते हैं, यहाँ नहीं शब्द को फोकस करना है। चाय और काफ़ी पूरक वस्तुएं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसी है? स्थापन है। और ये भी कह रहा है कि पूरक नहीं है, मतलब सत्य है। उसके बाद चलिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म मूल्य प्राप्त करता होती है, सत्य। उपभोग की मांग उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, सत्य। विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं है, असत्य। यदि आपने ऊपर पढ़ा है कृत्संग पूर्ति तो उसी से रिलेटेड है। भुगतान से सदैव संतुलित रहता है, तो ये बात भी सत्य है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर सही जोड़ी से संबंधित है। पहला पॉइंट है साम्य कीमत। इसका संबंध है मांग और पूर्ति से। दूसरा है मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है। इसका आंसर है, मतलब ये परिभाषा किसने दी थी? हार्टले और विदर्स ने। उसके बाद में व्यापार संतुलन जो है, यानी कि थर्ड है, इसका आंसर है वस्तुओं का आयात एवं निर्यात। और उत्पादक शुल्क का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। उसका असंतुलित जो बजट होता है वो आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है। तो ये एक सिंपल सी जोड़ी थी जो आपने कर दी होगी, लगभग सभी लोगों को सही होगी। उसके बाद में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर जानिए। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखिए। कीन्स द्वारा 1936 में लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो मैंने यहाँ लिख दिया है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसके बाद में ATM क्या होता है? तो ये ATM जो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। उसके बाद में बजट से क्या समझते हैं? तो बजट का अर्थ होता है वर्ष भर में आय और व्यय का जो विवरण होता है, जो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसे बजट कहते हैं। मतलब संपूर्ण वर्ष का जो आय व्यय विवरण है उसको हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। और 20 और 30 की वर्ग सीमाएं लिखिए। तो देखिए, हर वर्ग में 2 सीमाएं होती, उच्च सीमा और निम्न सीमा। तो उच्च सीमा 30 है और निम्न सीमा 20 है। तो वर्ग सीमाएं क्या हैं? 20 और 30। और निर्देशांक की उपयोगिता लिखिए। तो निर्देशांक की उपयोगिता है कि वर्तमान वर्ष और आधार वर्ष के तुलनात्मक अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। क्या फिर से बताता हूँ मैं? वर्तमान वर्ष और आधार वर्ष के तुलनात्मक अध्ययन में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसी प्रश्न पत्र में अन्य जो प्रश्न पूछे गए थे 2-2 अंक के इस प्रकार से हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। और
इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर में कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। इसमें इस निम्न श्रेणी में विस्तार की गणना कीजिए। उसके बाद अन्य प्रश्न भी हैं और आप देख सकते हैं ये 3-3 नंबर के प्रश्न भी इसमें आए हैं। ये 3 नंबर का जो 13वां क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल है, 14वां भी एक न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न मीन्स है यहाँ पर। और कुल मिलाकर प्रश्न पत्र एक मिला जुला असर रहा। कोई ज़्यादा कठिन कुछ प्रश्न तो कठिन थे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन सरल प्रश्न इसमें समावेश किए गए हैं। निश्चित रूप से अर्थशास्त्र के पेपर में मैथ्स का कहीं ना कहीं मिक्सअप होता है, इसलिए छात्रों को कठिन ज़रूर लगता है। तो इस प्रकार से आपने इस प्रश्न पत्र में देख रहे हैं कि काफ़ी आंकिक प्रश्न भी पूछे गए थे, जो अर्थशास्त्र के विषय के छात्रों के लिए कठिनाई का कारण बना है। और इस प्रकार से आपने पूरे प्रश्न पत्र को देखा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।